हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट विथ इंडक्टर और एसी सर्किट विथ कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ये जो ग्राफ है उनको एक्सप्लेन करना बाकी था। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज, करंट, फ्लक्स और साथ साथ पावर ठीक है, इनका ग्राफ कंपेयर करना है। तो समझो कि यहाँ पे एक ग्राफ है जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 0 से लेके 1 तक एक डिवीज़न, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, ठीक है। तो आपको ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है वो वोल्टेज के लिए है, ठीक है। और इंडक्टर में करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 जितना पीछे है। तो जो करंट का ग्राफ आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे है। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो करंट का है। अब समझो, करंट में जो ये शेप बन रहा है वो वोल्टेज में थोड़ा पहले बन रहा है, देखो, है ना। वोल्टेज अगर स्टार्ट करता तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करता, तो मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज है वो आगे है, करंट उतना पीछे है। चलो ये तो ठीक है। अभी देखो 0 to 1 में होता क्या है कि वोल्टेज है वो मैक्सिमम टू 0 और करंट 0 से मैक्सिमम, ठीक है। बट दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए पावर की वैल्यू, जो पावर का आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे वो आपको पावर पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है पावर की, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, करंट आई थ्रू द कॉइल एंटरिंग एट ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जा रही है, ओके। फ्लक्स लाइन्स आर सेट अप, ओके, द कोर गेट्स मैग्नेटाइज्ड। फ्लक्स लाइन्स आर सेटअप, देखो फ्लक्स लाइन्स आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स भी है वो करंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन में आपको फ्लक्स का ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है 0 टू मैक्सिमम, वैसे वैसे यहाँ पे फ्लक्स भी 0 टू मैक्सिमम जा रहा है। विद द पोलरिटी शोन वोल्टेज एंड करंट आर बोथ पॉजिटिव। देखो यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं। सो देयर प्रोडक्ट P इज़ पॉजिटिव, मतलब पावर यहाँ पे देखो पावर का ग्राफ पॉजिटिव है, ओके। अब पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। एनर्जी है वो सोर्स में से यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, देखो, तो नेक्स्ट साइकिल में वोल्टेज बनता है नेगेटिव, करंट फिर भी पॉजिटिव। वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो करंट इन द कॉइल इज स्टिल पॉजिटिव बट इज डिक्रीजिंग, तो कोर गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड। यहाँ पे कोर मैग्नेटाइज हुई थी, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग था, यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग है। एंड द नेट फ्लक्स बिकम्स 0 एट द एंड ऑफ द हाफ साइकिल। और नेट फ्लक्स क्या बन रहा है यहाँ पे? 0। द वोल्टेज इज नेगेटिव सिंस, क्यों? क्योंकि वोल्टेज है वो इंडक्टर के लिए L इंटू di/dt होता है ना, V इक्वल टू -L इंटू di/dt, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो करंट डिक्रीज होगा तब वोल्टेज क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। द वोल्टेज V इज नेगेटिव सिंस di/dt इज नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स। देखो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में आप बोल सकते हो, ठीक है, वो सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पे वापस सोर्स को मिल गई। इसीलिए नेट पावर, जो एवरेज पावर है, वो ओनली इंडक्टर के लिए आपको मिल रहा था 0, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे रिटर्न हो रही है।
क्लियर। तो ये ग्राफ्स अच्छे से समझना है। यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज्ड करंट आपको दिखाना है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको थोड़ा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपको कम दिखाना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होके एट द एंड ऑफ द साइकिल यहाँ पे 0 बन रहा है। चलो 2 से लेके 3 तक की बात करते हैं। तो वोल्टेज नेगेटिव में डिक्रीज होगा, करंट नेगेटिव में इंक्रीज होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट देखो, तो दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव बनेगा, इसलिए पावर का ग्राफ आपको पॉजिटिव मिला देखो। और पावर पॉजिटिव मतलब यहाँ पे फिर से एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। सेम वे नेक्स्ट साइकिल में देखो तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, करंट की वैल्यू नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, वोल्टेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, दोनों का प्रोडक्ट आपको मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि एक वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट नेगेटिव है, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। पावर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवाइस है वो सोर्स को एनर्जी रिटर्न कर रही है। क्लियर। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे वोल्टेज है या तो करंट है वो जब अपनी एक साइकिल फिनिश करते हैं तब, जो पावर है वो 2 साइकिल फिनिश कर रहे हैं। मतलब अगर वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पावर के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2 ओमेगा। डबल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, वोल्टेज एंड करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पावर की है, मतलब उतना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब सेम वे कैपेसिटर के लिए देखो, तो कैपेसिटर के लिए देखो तो यहाँ पे समझो कि आपको एक वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। सपोज मैं ये ले लूँ वोल्टेज का ग्राफ, ये करंट का ग्राफ। अभी एक मिनट ना, हम कंपेयर करके अच्छे से देखेंगे कि कौन सा वोल्टेज का है कौन सा करंट का है। तो कैपेसिटर में आई लीड्स वी बाय π/2 होता है, आई है वो वी से π/2 जितना आगे होता है। मतलब ये ग्राफ जो है वो करंट का होना चाहिए, और वोल्टेज है उसका ग्राफ ये, एक मिनट हाँ, तो यहाँ पे तो वोल्टेज आगे निकल गया, हाँ। तो ये फिक्स हो गया कि ये वाला जो ग्राफ है ये वोल्टेज का है, और ये करंट का, एक मिनट हाँ, करंट आगे होना चाहिए। तो ये हो गया करंट का ग्राफ और ये वोल्टेज का। हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है वो यहाँ पे रेड लाइन में पहले बन रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर आगे है तो ये करंट का ग्राफ होना चाहिए और ये ग्राफ वोल्टेज का, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, करंट है वो वोल्टेज 0 टू मैक्स जा रहा है, वोल्टेज है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जा रहा है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ किसका है, वोल्टेज का, ठीक है। और करंट, करंट है वो मैक्सिमम से 0 जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होता है तब इन्फाइनाइट करंट को अलाउ करता है, पर जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज आता जाएगा वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज के सामने रिएक्ट करेगा, इसीलिए तो उसके पास रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। और रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो जो क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है उसके लिए करंट को बोला गया है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम से जा रही है 0, और वोल्टेज के लिए बोलो तो 0 से मैक्सिमम। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लो, तो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको देगा पावर, और पावर यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव मिल रहा है मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर साइकिल एज द कैपेसिटर इज चार्ज। कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, मतलब एनर्जी है वो सोर्स में से कैपेसिटर में गई, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब सेकंड में देखो, तो जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो गया
यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे देखो आपको करंट है वो नेगेटिव साइकिल बना रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। देखो करंट की जो साइकिल है वो आपको यहाँ पे नेगेटिव में जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। तो मतलब क्या कि कैपेसिटर के अगेंस्ट जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी तो अभी वही है। देखो इधर प्लस था, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, पोलैरिटी वही है बट वोल्टेज डिक्रीज होंगे। मतलब वोल्टेज पॉजिटिव ही है बट डिक्रीजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पावर मिलेगा आपको नेगेटिव। और इसका मीनिंग है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर साइकिल इज रिटर्न टू द सोर्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। मतलब यहाँ पे द एनर्जी इज रिटर्न ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, पहले एब्जॉर्ब हुई थी वही एनर्जी अभी कैपेसिटर ने सोर्स को वापस दे दी। चलो यहाँ तक क्लियर। तो करंट के ग्राफ की अगर बात करूँ तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी देखो करंट नेगेटिव है, मतलब अभी भी वही डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन आपको नहीं याद रखनी है, आपको एक्चुअली ये डायरेक्शन ही याद रखनी है। अभी भी करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, वो चार्ज इधर जा रहा है, इसीलिए तो इधर की प्लेट पॉजिटिव बन रही है और इधर की प्लेट नेगेटिव बनती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और ये करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए देखो थर्ड हाफ साइकिल, थर्ड क्वार्टर में क्या हो रहा है देखो, तो करंट यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमने क्लॉकवाइज को सबसे पहले पॉजिटिव बोला था। तो यहाँ पे करंट नेगेटिव में डिक्रीज होके क्या हो रहा है, ज़ीरो। और उसी टाइम पे वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, तो वोल्टेज है वो यहाँ से ऐसे नेगेटिव में इंक्रीज होके मैक्सिमम की ओर जा रहा है। अब नेगेटिव में क्यों इंक्रीज हो रहा है वो समझो। जब ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये प्लेट पॉजिटिव थी, तब वोल्टेज पॉजिटिव था। अभी ऑपोजिट, ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गई, तो वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसीलिए ये जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ से वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, थर्ड में ही नेगेटिव बना। ओके चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो करंट है वो नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, तो फिर पावर का ग्राफ आएगा पॉजिटिव। और इसका मतलब है कि फिर से कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनर्जी है वो सोर्स में से वापस जा रही है कैपेसिटर में। इसीलिए द कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी ड्यूरिंग दिस 1/4 साइकिल। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो वापस देखो यहाँ पे करंट बन गया पॉजिटिव। अब करंट क्यों पॉजिटिव बना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई। मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन आएगी एक्चुअल में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बढ़ेगा। अब ये मैक्सिमम हो गया ना करंट, समझो चार्ज मैक्सिमम हो गया, और अगर चार्ज मैक्सिमम हो गया है तो अभी ये करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में छोड़ेगा ताकि अपनी एनर्जी है वो सोर्स को वापस दे पाए। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन में थोड़े चेंजेस है, समझना। फर्स्ट साइकिल घूम रही है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज डिस्चार्ज होने के लिए, वापस एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने के लिए, फिर वापस क्लॉकवाइज वापस डिस्चार्ज होने के लिए। तो समझना यहाँ पे चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बट ऑपोजिट वे में, जो फर्स्ट क्वार्टर में था उससे ऑपोजिट। और यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो भी
जो सेकेंड क्वार्टर में जो डिस्चार्ज हो रहा था उससे ऑपोजिट। क्लियर। और यहाँ पे एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई थी, वो रिटर्न हो रही है सोर्स को। इसीलिए कैपेसिटर के लिए भी एवरेज पावर हमें मिलता था 0, क्योंकि जितनी एनर्जी कैपेसिटर को सोर्स से मिलती है उतनी ही एनर्जी कैपेसिटर सोर्स को वापस रिटर्न करेगा। ओके, चलो ये 2 पेज है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी हम सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7.1 फटाफट देख लेते हैं। अ लाइट बल्ब इज रेटेड, चलो यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है, कितना है 100 वॉट। चलो VRMS कितना है 220 वॉट। कैसे पता चला? तो ये सप्लाई वोल्टेज ऑलवेज RMS वैल्यू होती है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, चलो ए में हमें क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस, बी में पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड सी में RMS करंट थ्रू द बल्ब। चलो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं VRMS स्क्वायर डिवाइड बाई P, क्योंकि P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R होता है। ओके, बी में हमें क्या ढूंढना था पीक वोल्टेज, तो VRMS इक्वल टू VM बाई √2 होता है। तो VM फाइंड करना है तो √2 इंटू क्या करना पड़ेगा VRMS। और सी में द RMS करंट थ्रू द बल्ब, चलो IRMS फाइंड करना है। तो IRMS इक्वल टू आप P डिवाइड बाई VRMS कर सकते हो, क्योंकि पावर इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल गया। एकदम इजी है, सिर्फ बस वैल्यू डाल दो और आंसर आपको मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं 7.2 अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। इंडक्टेंस कितना है 25 इंटू 10⁻³ हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, चलो सोर्स वोल्टेज दिया है मतलब RMS वैल्यू 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। चलो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL फाइंड करना है और RMS करंट मतलब IRMS फाइंड करना है। एकदम सिंपल है सॉल्यूशन में यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। XL मतलब क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई FL में सिर्फ वैल्यू डाल देनी है। चलो IRMS फाइंड करना है तो ओनली इंडक्टर है, तो ऊपर आएगा VRMS डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ओके, तो समझो कि F और L की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, F एंड L की वैल्यू, तो आपको मिलेगा XL, और वही XL की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको मिल जाएगा IRMS। ठीक है, ओके 7.3 देखो अभी। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर, समझना अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर मतलब ये RC सर्किट हो गई। ओके, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर DC एंड AC कनेक्शन। समझना कि कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो XC इक्वल टू 1/2πfc, क्योंकि 1/ωc हम लिखते हैं ना, तो XC इक्वल टू होता है 1/2πfc। ओके, अब हम बात करेंगे AC एंड DC दोनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं DC के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे AC के लिए मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो DC में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, DC में तो पल्स ही नहीं होते, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 0।
अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखो तो ये डिवाइड बाई 0 होगा। 1/0 मतलब क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट, समझो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस बन जाएगा इनफाइनाइट। तो करंट पास होगा, नहीं होगा, तो करंट बन जाएगा 0। और करंट 0 बन गया तो फिर ये लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो लैंप को करंट मिलेगा नहीं, लैंप को करंट मिलेगा नहीं तो फिर लैंप ऑन नहीं होगा। ओके। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है अप टू फ्यू हर्ट्ज। अब फ्यू हर्ट्ज होती है तो मतलब ये इनफाइनाइट तक तो जाएगा नहीं, मतलब ये एक्सी आपको मिलेगा अप टू फ्यू ओहम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एसी करंट के लिए फ्यू ओहम अगर आपको मिल रहा है तो करंट है वो नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। मतलब करंट यहाँ पे पास होगा। तो समझो कि कैपेसिटर है वो एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इसीलिए फैन में हम करंट कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फैन है वो एसी पे वर्क करेगा अल्टरनेटिंग करंट पे, और तब हमें रखना है कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, समझो कि जब डीसी आएगा तब लैंप ऑन होगा नहीं, और एसी करंट आएगा तब लैंप ऑन होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपन्स इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। चलो कैपेसिटेंस मैंने रिड्यूस किया तो क्या होगा, तो डीसी है उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी 0 है। तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कराओ इंक्रीज कराओ वो करंट को पास होने देगा नहीं। मतलब डीसी में अभी भी लैंप है वो ऑफ रहेगा। और अगर मैं एसी की बात करूँ तो कैपेसिटेंस जब आप डिक्रीज करते हो तब ये जो एक्ससी है वो इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये एक्ससी अगर इंक्रीज हो गया तो करंट है वो डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो लैंप ग्लो करेगा बट थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर लिखा है वही आपको लिखना है। मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जैसे ही मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करा दूँ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो, सॉरी कैपेसिटेंस में डिक्रीज करा दूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर वो इंक्रीज हो जाएंगे। और ज़्यादा वोल्टेज किसको मिल गए, कैपेसिटर को, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज कम हो गई। और रेजिस्टेंस को कम वोल्टेज मिलते हैं मतलब बल्ब को कम वोल्टेज मिलते हैं, इसीलिए वो ग्लो करेगा बट विथ लेस इंटेंसिटी या तो लेस ब्राइटनेस। ठीक है, कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। चलो यहाँ तक क्लियर। अभी 7.4 A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source। चलो कैपेसिटेंस दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे। सोर्स वोल्टेज है इसलिए आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन द सर्किट। देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक्सी, IRMS, IM. What happens to the capacitive reactance and the current? Okay, if frequency is doubled, तो वो भी हम आंसर दे देंगे। चलो XC फाइंड करना है तो 1/ωc करना पड़ेगा, और 1/ω की जगह पे हम लिख देते हैं 2πf। तो 1/ωc की जगह पे आ गया 1/2πfc। बस इसमें वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। IRMS चाहिए तो भी सिंपल VRMS डिवाइड बाई XC कर दो, आंसर मिल जाएगा। सिर्फ वैल्यूज डालनी है। चलो IM चाहिए तो √2 इंटू IRMS डाल दो और इसमें वैल्यू रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ फॉर्मूला रखो, वैल्यू डालो,
आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर डबल करते हैं तो क्या होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, रिएक्टेंस हाफ हो गया, और रिएक्टेंस हाफ हो गया तो करंट डबल हो गया। तो आपको बोलना है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ होगा और जो करंट है वो डबल होगा। क्लियर? उतना आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो या तो टेक्स्ट बुक में भी लास्ट में लिखा हुआ है। अभी देखो एग्जाम्पल 7.5, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कोइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ through a key as shown in figure. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of light bulb इंक्रीज होगी, डिक्रीज या तो अनचेंज्ड, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो एकदम इजी आंसर है इसका। समझो कि जैसे ही मैंने इंसर्ट किया आयरन रोड, ओके, तो ऑन इंसर्टिंग आयरन रोड क्या होगा समझो, तो आयरन रोड की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से ज़्यादा पास होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, है ना, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि L इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई होता है। और इंडक्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो XL इक्वल टू ओमेगा एल, समझो XL इक्वल टू ओमेगा एल, और तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये भी बढ़ेगा, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट I डिक्रीज होगा, और अगर करंट I डिक्रीज हो गया तो जो बल्ब का ग्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एकदम इजी है, आप अपने ओन वर्ड्स में ये पूरा स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग आयरन रोड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रोड विल इंक्रीज, ओके, दैट्स वाई flux will increase and hence inductance of the coil will also increase, okay, and it will lead to increase in inductive reactance, therefore current in the loop will decrease and hence glow of bulb will decrease। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीजिस। ये एक MCQ जैसा ही एक क्वेश्चन था, 3 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीजिस, बट आपको एक्सप्लेन पूरा करना है। तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, वो भी आप लिख के एक्सप्लेन करो तो भी चलेगा, और यहाँ पे हमने जो सिंबल में लिखा है उसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखा और 2 छोटे कॉन्सेप्ट थे, मतलब चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन AC सर्किट, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार लिख के अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर आ रहे हैं कि नहीं एक बार चेक कर लेना, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिए हुए हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, अभी तो ये एग्जाम्पल है तो आपके सामने ही आंसर होंगे। ओके, चलो, अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम RLC सीरीज सर्किट का जो फेज़र डायग्राम से जो सॉल्यूशन है वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।